नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर बढ़िया तरीके से हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन की एक और क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये हमारे प्रैक्टिस सेशन में जो हमारा कंजंक्शन चैप्टर चल रहा है उसकी क्लास नंबर 4 रहने वाली है। इसके बाद हम लोग एक क्लास और करेंगे, फिर हमारा ये जो सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका कंजंक्शन चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर कंडीशनल कराएंगे, और कंडीशनल ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है तो उसके हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे और उतने में ही आप समझ जाओगे सारी चीज़ें। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 66 से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 65 तक तो हम कल भी कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय दैट यू आर। बताइए क्वेश्चन में क्या गलती नजर आ रही है। देखो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है, ये अपने आप में परफेक्ट है। पर आपको ना यहाँ पे एक चीज पता नहीं है, इसीलिए आप ऐसा समझ रहे हो। देखो दो चीजें होती हैं जब भी आप सच का यूज करते हो। तो मैंने आपसे कहा था चाहे आप सच का यूज करो चाहे सो का यूज करो, इन दोनों के ही दो पेयर बनते हैं। सच के पेयर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सच से रिलेटेड है। तो सच का पेयर दैट के साथ भी होता है, और सच का जो पेयर होता है वो एज के साथ भी होता है। अब दिक्कत ये आ गई कि सच के साथ कब हमें दैट कंजंक्शन लगाना है और कब हमें एज लगाना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी मेरे प्यारे साथी आपको एग्जाम्पल की सेंस लेनी होगी, किसकी सेंस लेनी होगी? एग्जाम्पल। तो उस केस में आप जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? सच के साथ एज लगाएंगे। लेकिन जब आपको अदर कोई सेंस देनी होगी तो उस केस में आप क्या लगाएंगे? सच के साथ दैट लगाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जब भी आपको एक एग्जाम्पल वाली सेंस बनानी होगी तो उस केस में आप एज कंजंक्शन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पर्टिकुलर भी बताया था, अलग से भी बताया था कि जो एज कंजंक्शन होता है उसका यूज तब करते हैं जब हम एक एग्जाम्पल के रूप में बात करनी होती है। जब हम कहते हैं ना इस तरीके से, ऐसे जैसे कि तुम हो, तो एग्जाम्पल की जब सेंस लेनी होती है तब। अब यहां पे देखो ना, वो कह रहा है ही इज नॉट सच अ क्लेवर बॉय, वह उतना चालाक लड़का नहीं है जितने की तुम हो। तो उसने तुम्हारा एग्जाम्पल लिया है यहां पे, और अगर उसने एग्जाम्पल लिया है तो मेरे प्यारे साथी यहां पे दैट कंजंक्शन नहीं आ सकता, आपको एज लगाना पड़ेगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ हो गई? थर्ड वाले में, क्योंकि एग्जाम्पल की सेंस बन रही है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं पता होता तो गड़बड़ हो जाता। फिलहाल आप दोनों की पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, ये दोनों ही वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेंगे। दोनों ही वर्ड यहाँ पे किसका काम करेंगे? कंजंक्शन का काम करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर आपको ध्यान होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में कराए थे, जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ा रहा था तब। तो क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ही इज द सेम मैन विच आई सॉ येस्टरडे एट द गेट। अब सबसे पहली चीज अगर आप जानते होंगे तो मैंने आपसे कहा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं या आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, इनकी खास बात ये होती है, चाहे आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें चाहे आप रिलेटिव एडवर्ब की बात करें, इनकी खासियत ये होती है कि ये जो वर्ड होते हैं आपके, ये कंजंक्शन की तरह काम कर लेते हैं। कैसे काम कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी? कंजंक्शन की तरह। अब अगर ये कंजंक्शन की तरह काम कर लेते हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन कंजंक्शन चैप्टर में भी आना लाजमी है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग एडवर्ब का क्वेश्चन नहीं है, वो सॉरी रिलेटिव एडवर्ब का क्वेश्चन नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, मैंने क्या आपको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा रखे हैं? मैंने आपसे कहा था व्हाट हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, आपका हु हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। और मैंने एक एक रिलेटिव प्रोनाउन का आपको यूज भी बता रखा है। मैंने आपसे कहा था व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप तब करोगे जब आपको हिडन सेंस बनानी हो। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज आप तब करते हैं जब मेरे प्यारे साथी आपको जो एंटीसीडेंट दे रखा हो वो बिल्कुल एपरेंट हो। और ये दैट के बारे में एक बात और भी है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसे किसी पर्सन के लिए लगाओ चाहे आप इसको किसी थिंग के लिए लगाओ, ये सभी के लिए आ जाएगा। लेकिन विच के और हु की अपने आप में लिमिटेशंस हैं। विच को आप तभी यूज करोगे जब आप किसी थिंग की बात कर रहे होगे, और हु को यूज आप तभी
तभी करोगे जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे होगे। तो मेरे प्यारे साथी, अब जरा आप मुझे इस क्वेश्चन में बताइए, यहाँ पे कह रहा है ही इज द सेम मैन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैन की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो मैन है ये पर्सन है या भैया कोई चीज है? जरा बताओ। तो आप तुरंत कहेंगे कि भैया जी ये तो एक व्यक्ति है, पर्सन है। तो जब पर्सन है तो अभी मैंने क्या बताया कि पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमें हु वाला यूज करना होता है। थिंग के लिए हम यूज करते हैं विच वाला रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ठीक लगाया गया है? देखकर मुझे बताओ। तो आप कहेंगे भैया मैन के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखा है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। अब यहां पे हमारे पास बचते हैं दो। अब या तो हम यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है हमारे, या तो हम यहाँ पे दैट लगा दे तब भी हमारा काम चल जाएगा, या फिर हम यहाँ पे मेरे प्यारे साथी अगर हु का हुम लगा दे तब भी हमारा काम चल जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ पे हु लगाने की सोच रहा होगा तो वो बच्चा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। ये दोनों आंसर चल सकते हैं लेकिन आपका हु नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आपकी इस वाली क्लाउज के पास इसका सब्जेक्ट मौजूद है, सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। तो कमी किस चीज की है? अब आप जानते हो एक स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजों से ज्यादा नहीं हो सकती। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बात खत्म। तो यहां पर आप देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कमी किस चीज की है? ऑब्जेक्ट की। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं लगाना होगा, ऑब्जेक्टिव केस में लगाना होगा। अब आप जानते हो ना, हु आपका सब्जेक्टिव केस होता है और आपका हुम जो होता है वो कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसी वजह से आप दैट भी लगा सकते थे, हुम भी लगा सकते थे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे प्रायोरिटी पे आप किसे रखोगे, तो मेरे प्यारे साथी मैं दैट को प्रायोरिटी पे रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे उस व्यक्ति को अपरेंट कर दिया कि ये वही सेम व्यक्ति है जिसे हमने कल देखा था गेट पर। तो एपरेंट कर दिया मेरे सामने मुझे बता दिया कि एंटीसीडेंट बिल्कुल एपरेंट है, यही वाला बंदा है। तो यहां पे मैं दैट को प्रायोरिटी पे रखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब किसी भी चीज की सेंस एपरेंट होती है तो उस केस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और जब सेंस हिडन होती है यानी एंटीसीडेंट दिया ही ना हो तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं? व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये मैंने प्रोनाउन चैप्टर में बताया था। क्योंकि अब रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का भी काम करते हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पे आपको फिर से देखने को मिल गए। नेक्स्ट आ जाएंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। इसका आंसर करो भाई, करो जरा। करे अंटिल आई डू नॉट गेट द लोन आई कैन नॉट सेटअप माई बिजनेस। कह रहे जब तक मुझे लोन नहीं मिल जाता मैं बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता हूं। अब ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, केवल एक छोटी सी बात और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आपके ना दो होते हैं वर्ड, एक तो होता है आपका अनटिल और एक होता है आपका टिल। अगर इस टिल वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये प्रैपो की तरह काम करता है, हालांकि कंजंक्शन की भी तरह काम करता है, लेकिन तब ये पॉजिटिव सेंस में मीनिंग करेगा। ये जो वर्ड होता है आपका पॉजिटिव सेंस में मीनिंग करता है, प्रैपो कंजंक्शन दोनों की तरह। लेकिन आपका जो अनटिल होता है मेरे प्यारे साथी, अनटिल जो होता है ये कंजंक्शन की तरह काम करता है आपका, और इसकी खास बात ये होती है कि ये आपका निगेटिव मीनिंग करता है। इसका जो मीनिंग निकलता है वो जब तक नहीं के सेंस में आता है, जब तक नहीं। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बार देख के बताओ, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई। हमेशा याद रखना, अनटिल जो होता है वो कंजंक्शन के रूप में काम करता है और ये निगेटिव टाइप का कंजंक्शन होता है, मतलब निगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड होता है। तो इसके साथ वाली क्लाउज में आप किसी भी प्रकार की निगेटिव एडवर्ब नहीं लगाएंगे। इसके साथ वाली क्लाउज में किसी भी प्रकार की निगेटिव एडवर्ब आप नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे अंटिल आई डू नॉट गेट द लोन नहीं होगा, ये चीज गलत हो जाएगी। आपको इसको पूरे को हटाना होगा और केवल आई के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस गेट द लोन की जगह पे ये डू नॉट गेट द लोन है, इसको हटा दो, डू नॉट को हटा दो, बात खत्म। यानी थर्ड वाले ऑप्शन को हटा दो, आपका काम जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, केवल ये डू नॉट वाला जो पार्ट है इसको हटा देते हैं, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखो अंटिल के बाद आई के बाद क्या आएगी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो वो तो गेट ही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर करो। कह रहा है स्मार्टफोन कैमरास कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी, सो दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस।
तो वो बोल रहा है कि प्रोफेशनल क्वालिटी में जो स्मार्टफोन के कैमरास हैं वो पिक्चर तो ले सकते हैं आज के समय पे, लेकिन उनकी भी ना कुछ लिमिटेशंस हैं। अब देखो, पहले अगर आप नोटिस कर पाओगे इसके अंदर, तो इसमें ना कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। कैसे कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है मैं बता रहा हूँ। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास वाली स्टेटमेंट। एक तरफ पॉजिटिव मीनिंग होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव मीनिंग होगा, और वही वाली बात इस स्टेटमेंट के अंदर है। एक तरफ वो बोल रहा है कि स्मार्टफोन के जो कैमरास हैं वो आज के समय में पिक्चर ले सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिटी में, लेकिन फिर आगे बोल रहा है कि उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो भाई ये तो आपने पहले बोला कि प्रोफेशनल क्वालिटी में पिक्चर ले सकते हो, फिर आप बोल रहे हो आगे कि लिमिटेशंस भी हैं। तो ये तो बात अपने आप में कंट्रास्ट करने वाले हो गई। और कंट्रास्ट करने वाली जब दो स्टेटमेंट होती हैं तो क्या कहा था मैंने कि उनके बीच में जो आप कंजंक्शन लगाओगे वो एडवर्सिटिव कंजंक्शन लगाओगे, जिनको हम कहते हैं कंट्रास्ट क्रिएट करने वाले कंजंक्शन। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका बट हो गया, जैसे आपका येट हो गया, जैसे आपका ऑल्दो हो गया, दो हो गया, डेस्पाइट हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वो कंजंक्शन हैं जो मेरे प्यारे साथी अपने आप में क्या मीनिंग कॉन्वे करते हैं, एक तरीके से स्टेटमेंट के अंदर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा देंगे। तो आप यहां पे सबसे बढ़िया क्या करो, इस सो को हटा दो और इसकी जगह पे बट लगा दो। आपका काम क्या हो जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई? सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में यहां पे गड़बड़ है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर करो जरा। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। अब क्वेश्चन में ना थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें कई सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा, मतलब मना करना पड़ा, इन केस दैट द प्रोडक्शन हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो कुछ समय के लिए लेबर स्ट्राइक की वजह से रुक गया था। तो मेरे प्यारे साथी, आपको ना यहाँ पे मैं एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। कभी भी आपको इन केस वर्ड दिखने में आ जाए तो ये अपने आप में ऐसा नहीं है यूज नहीं हो सकता, लेकिन इन केस जो वर्ड होता है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है जो कि अपने आप में किसी चीज के कारण को ही बताने के लिए आती है। पर आप देख लेना कि ये यूज हो सकती है या नहीं वहां पे। अब जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम इन केस का यूज ही नहीं कर सकते, इन केस दैट का यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर। इसकी जगह पे हम सीधा सीधा एक कंजंक्शन लगा सकते हैं कारण बताने वाला, कौन सा? बिकॉज। बिकॉज नाम का एक कंजंक्शन होता है, हम वो इसकी जगह पे लगा सकते हैं, वो हमारा काम परफेक्ट कर देगा। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? बिकॉज द प्रोडक्शन वॉज, ठीक है, सेवरल ऑर्डर्स। तो इन केस दैट को हटा के इसकी जगह पे हमें क्या लगा देना है? केवल बिकॉज लगा देना है, हमारा काम हो जाएगा। यानी हमें इस फ्रेज को लगाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये क्योंकि हमें आगे कंजंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो बेवजह की सेंटेंस में लेंथ हो जाएगी, क्योंकि आप एक तो ये फ्रेज यूज कर रहे हो, ऊपर से फिर आप ये दैट कंजंक्शन लगा रहे हो, तो ज्यादा चीजें हो रही हैं। तो इसको ना थोड़ा सा शॉर्टन करने के लिए हम इसकी जगह पे सीधा सीधा कारण बताने वाला एक कंजंक्शन यूज कर लेंगे जो कि होगा बिकॉज, और हमारा इतने पूरे का मीनिंग कर देगा ये। तो यहां पे एप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये इन केस के साथ गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है, वो कारण का ही मीनिंग कर रहा है, लेकिन इसको एप्रोप्रिएट बनाने के लिए हमें केवल केवल एक कंजंक्शन लगाने से जब हमारा इतना काम चल जाएगा, तो हम इतनी भसड़ क्यों मचाएं यहां पे? तो यहां पे कारण के लिए हमें केवल बिकॉज कंजंक्शन लगा देना है, हमारा काम ठीक हो जाएगा। यानी बी वाले पार्ट में क्या है? गड़बड़ है। वैसे चीजें ठीक हैं, लेकिन आप अब यही देखना, कभी भी क्वेश्चन में आपको इन केस करके चीजें दे सीधे सीधे, और वहां वो कारण परिणाम वाली स्टेटमेंट बन रही हो, तो वहां मोस्ट ऑफ केस में आपको बिकॉज कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बिकॉज कंजंक्शन। लेकिन जानते हो ना कंजंक्शन का यूज कब करते हैं? जब दो क्लाउजेस को जोड़ना पड़े तब। ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। इसका आंसर करो भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आज की क्लास भी आपने जस्ट 14 मिनट हुए हैं क्लास शुरू हुए, अगर आपने आज की क्लास भी शुरू से देखी होगी तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने पीछे जो कराया था वो मैंने सच के साथ में कराया था, और मैंने कहा था सच के साथ में दो पेयर बनते हैं, एज
और मेरे प्यारे साथी एक सच का पेयर बनता है दैट के साथ। मैंने आपको दोनों ही बताए कि एज का यूज आप तब करते हैं जब आपको एग्जाम्पल की सेंस देनी होती है, एग्जाम्पल की सेंस देनी होती है, और दैट का यूज आप तब करते हैं जब आपको कोई अदर सेंस बनानी होती है। अच्छा, अब ये तो मैंने सच के साथ बता दिया। अब यहां पर क्वेश्चन सच के साथ नहीं है, यहां क्वेश्चन दे रखा है सो के साथ। तो सो के साथ में भी सेम ऐसे ही आपकी चीजें बनती हैं। मतलब सो के साथ में भी आपका एज का पेयर होता है और सो के साथ आपका दैट का भी पेयर होता है। बिल्कुल जैसा सच के साथ है सेम वैसा ही इसके साथ भी होगा। अगर किसी चीज के एग्जाम्पल की बात की जा रही होगी तब आप सो के साथ किसका यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। और जब अदर चीजों की, अदर प्रकार की सेंस बनाने की बात हो रही होगी तब आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। बाकी सो और सच में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे रिकॉल करा देता हूं। देखो ये बात ध्यान रखना, जब आप सो का यूज करेंगे तो केवल केवल यहां पे दिया गया वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव होगा, इसके साथ किसी प्रकार का नाउन आप इंक्लूड नहीं कर सकते। जब सो का आप यूज कर रहे होंगे तो इसके साथ केवल केवल आपको एडजेक्टिव दिया होगा, आप किसी भी प्रकार के नाउन का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सच का यूज करेंगे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप सच का यूज करेंगे तो होगा ये कि एडजेक्टिव भी होगा और उसके साथ साथ एक नाउन भी आपको इंक्लूड करके दिया जाएगा। क्योंकि नाउन नहीं होगा तब तक सच नहीं आ सकता, क्योंकि सच उस नाउन के बारे में विशेषता बताता है, दैट मीन्स कि वो एक एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव तो तभी आएगा ना जब आपको नाउन दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। तो ये बात अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, सच का यूज आप तब करते हैं जब आपको क्वेश्चन में नाउन दे रखा हो, और सो का यूज तब करोगे जब केवल केवल एडजेक्टिव दे रखा हो, नाउन ना दिया हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है सो में और सच में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर सो लगा के दे देता है, लगाना सच होता है। और बाकी ये कैसे पेयर बनाते हैं सो एज और सो दैट का, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कर दो आसानी से जरा। यहां पे अगर आप देखोगे सो और वेल और वर्स, तो आप यहां पे मुझे देख के बताओ क्या यहां पे वर्स थर्ड फॉर्म दे रखी है? ये अपने आप में अगर मैं बात करूं तो ये किसी के निपुणता को दिखाती है। यानी अगर कोई वेल क्वालिफाइड है किसी चीज के अंदर, पूरा परफेक्ट है, तो उसके लिए ये वर्ड आता है आपका, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो देखो इसके पहले वेल एडवर्ब लगा रखिए और यहाँ पे कहीं पे भी नाउन इंक्लूड नहीं है। अगर नाउन इंक्लूड नहीं है तो क्या मैं सो एडवर्ब लगा सकता हूँ? जी बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब तुरंत जैसे ही मैंने देखा सो, अब मैं इसका पेयर चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पे अगर नोटिस करूं तो सो का पेयर मुझे यहाँ दैट के साथ दिया हुआ है। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, सो के साथ दैट तभी आएगा जब आपको कोई अदर प्रकार की सेंस देनी हो। लेकिन अगर आपकी एग्जाम्पल की सेंस बन गई भाई, तब आप दैट नहीं लगा सकते, फिर आपको एज लगाना होगा। अब देखो ना, एग्जाम्पल की सेंस बन रही है, कैसे बन रही है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो इंग्लिश में उतना भी निपुण नहीं था जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। मतलब आपने एक अपने माइंड में एग्जाम्पल बना रखा था कि यार वो तो इतना निपुण होगा, जब वो इंग्लिश आती है तो इतना निपुण होगा। तो आपने अपने माइंड में ना एक एग्जाम्पल सेट कर रखा था कि एटलीस्ट इतना निपुण तो होगा वो, लेकिन वो वैसा नहीं निकला। तो आपने एग्जाम्पल सेट कर रखा था ना, तो उसी वजह से मेरे प्यारे साथी यहां पे एग्जाम्पल की सेंस बन रही है, तो दैट नहीं आएगा, यहां पर आपको एज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस पार्ट में गड़बड़ है? थर्ड वाले पार्ट में। चलिए आगे चलते। ये रहा क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। देखो क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो बाकी कहीं पे कोई गलती नहीं है, बस एक छोटा सा कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। एक कंजंक्शन आपका होता है लेस्ट। अब ये कंडीशन बताने वाला कंजंक्शन है। इसका मतलब होता है अगर हम बात करें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये इसका जो है मीनिंग होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। अब लेस्ट कंजंक्शन के साथ मैं अगर एक बात बताऊं तो ये लेस्ट जो होता है ये कंजंक्शन होता है और ये निगेटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन होता है। कैसा? निगेटिव कोनोटेशन का कंजंक्शन होता है। अब आपको लेस्ट के बारे में मीनिंग पता चल गया, लेस्ट की पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चल गई और आपको ये भी पता चल गया कि ये क्या मीनिंग करता है।
अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि लेस्ट जो होता है इसके साथ आपको नॉट लगा के देगा, बार बार नॉट या और किसी प्रकार की निगेटिव एडवर्ब लगा के देगा। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि लेस्ट अपने आप में ही कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो भाई इसके साथ आपको किसी भी प्रकार की नॉट, नेवर या अन्य किसी निगेटिव एडवर्ब का यूज नहीं करना। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो लेस्ट का एक अपने आप में सीधा सीधा पेयर भी होता है, उससे भी एसएससी क्वेश्चन पूछती है। आपको याद रखना है एग्जामिनर दुनिया की कोई भी मॉडल वर्ब लगा के दे लेस्ट के साथ आपको, वो आएगी ही नहीं। लेस्ट के साथ केवल केवल आपको याद रखना है शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर होता है। लेस्ट के साथ जो पेयर होता है वो 100% फिक्स होता है, क्या, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी एग्जामिनर किसी भी कीमत पे चाहे और कोई भी मॉडल वर्ब लगा के दे दे, चाहे कैन दे दे, कुड दे दे, मे, माइट, वुड, कुछ भी लगा के दे, वो सारी गलत हो जाएंगी। लेस्ट के साथ केवल एक ही मॉडल वर्ब आती है, वो है शुड। तो आप यहां पे जरा मुझे देख के बताओ क्या क्वेश्चन में गलती आप बता पाओगे। तो आप कहेंगे अरे भैया बिल्कुल बता पाएंगे, ये देखो लेस्ट कंजंक्शन दे रखा है। अब ये नेगेटिव टाइप का कंजंक्शन होता है तो नॉट नेबर नहीं होना चाहिए और ऊपर से शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन यहां तो वुड लगा रखी है। तो बस मिल गई गलती, यानी डी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। डी पार्ट में आपका क्या है भाई, एरर है। चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे सेल्डम और एवर हैव आई टर्नड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आल्म्स। अब देखो क्वेश्चन में ना एक लॉजिक बताता हूं मैं तुमको। क्वेश्चन के अंदर एक बात मेरी ध्यान से रखना, मैं आपको सबसे पहले इन दोनों चीजों के बारे में जानकारी देता हूं। आप याद रखना दो टर्म होती हैं आपकी, ध्यान से मेरी बात समझना, दो टर्म होती है आपकी। एक तो होती है सेल्डम, दो टर्म होती है, एक होती है सेल्डम इफ एवर और एक टर्म होती है आपकी सेल्डम और नेवर। ये दो टर्म होती हैं। अब सबसे पहली चीज तो एग्जामिनर जो गलती कराता है ना, वो इन्हीं में इंटरचेंज कर देता है। कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, इफ के साथ आपको नेवर लगा के दे देगा, इफ के साथ आपको क्या लगा के दे देगा, नेवर लगा के दे देगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। या कभी कभी क्या करता है और के साथ आपको एवर लगा के दे देगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज करके गलतियां कराता है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों के दोनों कंजंक्शन का काम करते हैं, लेकिन ये वो कंजंक्शन होते हैं जो कि एडवर्ब से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम और नेवर ये काम कंजंक्शन का करते हैं, लेकिन ये एडवर्ब से बने हुए कंजंक्शन होते हैं। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, यहां पे होता क्या है, कई बार बच्चा इनके डिफरेंस पे फंस जाता है। उसे ये लगता है कि यार चलो अगर इस तरीके का एरर बनाया तब तो हम कर देंगे, लेकिन अगर उसने सीधे सीधे वैसे एरर पूछ लिया तब क्या करेंगे। मतलब कभी मान लो उसने इसी में से बीच में एरर बना दिया इसमें, तब तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि फिर तो पूरी टर्म चेंज ही नहीं होगी, फिर कैसे करेंगे। तो मैं उसका भी आपको तरीका बताता हूं। देखो आप याद रखना, जो सेल्डम इफ एवर वाली टर्म होती है ये हमेशा आपकी पॉजिटिव मीनिंग करती है। ये कैसा मीनिंग करती है मेरे प्यारे साथी, पॉजिटिव मीनिंग करती है। और जो सेल्डम और नेवर वाली टर्म होती है ये आपका नेगेटिव मीनिंग करती है। अब आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये सेल्डम और नेवर के अंदर अगर ये नेगेटिव मीनिंग कर रही है तो डेट मीन्स, क्योंकि ये एडवर्ब से बना हुआ कंजंक्शन है, तो इसके अंदर क्या नेगेटिव एडवर्ब भी इंक्लूड है। आप मुझे बताओ इसके अंदर नेगेटिव एडवर्ब भी इंक्लूड है। तो आप कहेंगे जी भैया ये नेवर देखो नेगेटिव एडवर्ब इंक्लूड है इसके अंदर। तो अब आप यहां से क्या वो वाली बात भूल गए जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। ये पहचान करने का सबसे बढ़िया जरिया है। आप आसानी से पहचान कर पाएंगे कि वहां पे आपको सेल्डम इफ एवर लगाना है या सेल्डम और नेवर लगाना है। मीनिंग से पता नहीं कर पाओगे, मीनिंग में तो बहुत फंस जाओगे। मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं, जब भी आपको पॉजिटिव मीनिंग देना होगा
तो मेरे प्यारे साथी फिर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव एडवर्ब के साथ में कोई भी इन्वर्जन अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल स्टेटमेंट चलती है। लेकिन निगेटिव एडवर्ब के साथ मैंने आपको इन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था जब निगेटिव एडवर्ब आपकी क्लाउज की शुरू में आएगी तो वहां आपको इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, जब आप सेल्डम और नेवर यूज करोगे तो ये तो कंजंक्शन है, तो ये तो क्लाउज के शुरू में ही आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आएगा। और जब ये क्लाउज के शुरू में आएगा तो क्या आपकी निगेटिव एडवर्ब भी शुरू में आएगी? तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल आएगी। तो इसका मतलब ये है कि वो जो क्लाउज होगी ना, वो इन्वर्जन में लिखी हुई होगी। अगर आपको इंट्रोगेटिव मीनिंग चाहिए तो आपको उसको असर्टिव में लिखना पड़ेगा, और अगर आपको उसका असर्टिव वाला इस मीनिंग चाहिए तो आपको उसको इंट्रोगेटिव में लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये प्रकार है जिसकी मदद से आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। अब आप देखो ना, यहां पे देखो, आपको स्टेटमेंट किसमें लिख के दी है? आप यहां पे देखो हैव दे रखा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये किसका स्ट्रक्चर होता है? तो आप कहेंगे भैया ये तो इंट्रोगेटिव का होता है, लेकिन आपकी स्टेटमेंट तो असर्टिव है। फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आपकी स्टेटमेंट तो असर्टिव है, लेकिन आपकी लिखी हुई किस में है? ये इंट्रोगेटिव में। इसका मतलब जरूर यहां पर हमें जो बनानी है वो क्या बनानी है? हमें ऐसा कंजंक्शन बनाना है जिसके अंदर निगेटिव एडवर्ब हो। तो बस कुछ मत करो, इसमें आप एवर की जगह क्या कर दो? नेवर कर दो, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये चीज। अच्छा, अब यहां पे मैं जानता हूं ना, मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या अगला प्रश्न आ सकता है। कई बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न तुरंत आ सकता है कि भैया जी क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाले इन्वर्जन वाली स्टेटमेंट को हम पलट देते हैं और अब इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं? तो मैंने कहा करके देख लो, ठीक ही नहीं होगा क्वेश्चन। आप ये सोच रहे हो कि इसको हम ठीक कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को पलट दे, तो अगर बी वाले पार्ट को आंसर लगा दे, क्या कोई पॉसिबिलिटी है ठीक होने की? भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूं। आप देखो, आप इसको चेंज करोगे तो नॉर्मल में आप क्या लिखोगे? पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, और फिर आप लिखोगे मेन वर्ब। यही तो करना चाह रहे हो आप। तो आपने ये अगर नॉर्मल स्टेटमेंट लिखी तो आपको पॉजिटिव एडवर्ब लगानी पड़ेगी। अब पॉजिटिव एडवर्ब आपकी क्या होती है? सेल्डम इफ एवर होती है। सेल्डम इफ एवर होती है। अब आप मेरी बात को समझिएगा, यहां पे एवर दे रखा है, ठीक है, और यहां पे इफ दे रखा है। तो इसको काट के फिर दो दो पार्ट में एरर बना दोगे यार, फिर गलत हो जाएगा। तो आपको सीधे सीधे, और पहली बात एक चीज और भी होती है, आप जब क्वेश्चन में एरर निकालते हो तो आपको इधर से चलना होता है, इधर से, और इधर से चलना होता है, तो आप इधर से ही एरर देखोगे। इधर से जो चीज पहले होगी उसके अकॉर्डिंग चीजें ठीक करोगे। उल्टा नहीं चलना होता कि आप इधर से देख रहे हो फिर ठीक करोगे, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी फिर। ठीक है, ये भी है, ध्यान रखेंगे फिलहाल चीजों का। तो यहाँ पे आप बस केवल कुछ मत करो, आपको इन्वर्जन में दे रखी है स्टेटमेंट, इसको काटो, नेवर लगा दो, तुरंत आपका काम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है बोथ हैरी एज वेल हिज वाइफ आर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान। अब क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ पेयर का क्वेश्चन है ये। आपको मैंने बताया था एज वेल एज जो होता है, दो टर्म बताई थी ना मैंने, एक मैंने आपको बताई थी एज वेल, और एक मैंने आपको बताई थी एज वेल एज। दो टर्म बताई थी, और मैंने आपसे सीधे कहा था कि भाई इनके बारे में याद रखना। ये जो एज वेल टर्म होती है ये आपकी एडवर्ब होती है, और जो एज वेल एज टर्म होती है ये आपका क्या होता है? कंजंक्शन होता है। ये क्या होता है? कंजंक्शन होता है। तो भाई यहां पर जो आपको ये दे रखा है ना, ये एज वेल एज दे रखा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? कंजंक्शन है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे साथी? कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो आप मुझे बताइए, क्या बोथ के साथ आप एज वेल एज लगा सकते हो? मैंने आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर लिखाया था, क्या पेयर लिखाया था बोथ के साथ? तो आप कहेंगे भैया जी आपने बताया था ये जो बोथ होता है इसके साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है आपका एंड, तो यहाँ पर तो एज वेल एज लगा रखा है। तो बस यही गलती है, जो ये एज वेल एज कंजंक्शन लगा रखा है ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे हमें एंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्लूरल वर्ब दे रखी है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बोथ का मतलब होता है ये दो लोगों के लिए आता है, और इसके साथ फिक्स जो पेयर बनता है वो किसका बनता है? एंड का। लेकिन यहाँ एज वेल एज लगा रखा है, यानी बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो है हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे, और फिर जो है
कल की क्लास में मुलाकात होगी और कल 25 क्वेश्चन करा के ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। चलो तो लास्ट क्वेश्चन है, करो इसका आंसर भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है ऑल दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर बट द ऑनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, कह रहे हैं हालांकि जो रूम्स हैं, दीज रूम्स, हालांकि ये जो कमरे हैं इनको जरूरत है रिपेयरिंग की, बट लेकिन जो ऑनर है वो कोई भी नोटिस यानी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है उनकी कंडीशन पे। अब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊं, जो बच्चा इस क्वेश्चन को हिंदी निकाल के करेगा वो इसका आंसर नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये जो बट है ना, ये लेकिन का मीनिंग यहाँ पे कर रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, और बच्चा तुरंत ई वाले ऑप्शन पे आके नो एरर लगा देगा। बट समझो आप गलती कर रहे हो, आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रख रहे। एक कॉन्सेप्ट होता है उसको ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जिसमें मैंने आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन 3 गिनाए थे। मैंने आपको ऑल दो भी गिनाया था, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको 2 कंजंक्शन भी गिनाया था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको येट कंजंक्शन भी गिनाया था। तो मैंने ये कंजंक्शन आपको गिनाए थे। ये सारे के सारे जो कंजंक्शन है, दो हो गया, ऑल दो हो गया, येट हो गया, ये सारे के सारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन ही तो होते हैं। लेकिन आपसे मैंने कहा था कि जब आप इनका यूज करेंगे तो इनसे के साथ एक पेयर भी बनता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब आप यहाँ पे देखना, आप ऑल दो का भी यूज कर सकते हो, आप दो का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ये परफेक्ट ही है। ये दोनों के दोनों किसका मीनिंग करते हैं? हालांकि का मीनिंग करते हैं। ये दोनों के दोनों किसका मीनिंग करते हैं? हालांकि का मीनिंग करते हैं। और ये होते क्या है? दोनों के दोनों कंजंक्शन होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ना इनके पेयर से बहुत क्वेश्चन बनाती है एसएससी, क्योंकि एक माइनर सा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लेकिन वो इतना छोटा क्वेश्चन होता है कि बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपके एक कंजंक्शन के अंदर, मतलब एक क्लाउज के अंदर ऑल दो या दो में से कोई सा भी कंजंक्शन लगा दिया, तो इसके आगे वाली जो क्लाउज होगी, इसके आगे वाली जो क्लाउज होगी, उसके अंदर या तो आप कॉमा लगा सकते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, उसके अंदर या तो आप कॉमा लगा सकते हैं या फिर आप येट लगा सकते हैं। या तो आप कॉमा लगा दीजिए या फिर आप येट लगा दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पे एक गड़बड़ मत करना, किसी भी कीमत पे एक गड़बड़ मत करना। कॉमा और येट इन दोनों को एक साथ मत लगाना, फिर बात गलत हो जाएगी। या तो आप कॉमा लगा दीजिए या फिर आप येट लगा दीजिए, या कॉमा लगा दीजिए या फिर येट लगा दीजिए, लेकिन कॉमा और येट दोनों एक साथ मत लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि भाई दो और ऑल दो के साथ एग्जामिनर बट भी बहुत लगा के देता है, तो ये भी गलत है। कहीं इसको भी ठीक मान लो, ये भी गलत है भाई, ये भी नहीं आ सकता। तो अब यहां पे हमारा पास इस क्वेश्चन को ठीक करने के 2 से 3 तरीके हैं। या एक तो पहले हम इस बट को हटा दें, ठीक हो गया क्वेश्चन हमारा, और सी वाले ऑप्शन को लगा के निकल जाएं। दूसरा तरीका भाई, बट का इंप्रूवमेंट क्या बनेगा? अब या तो आप इसकी जगह पे कॉमा लगा दो, काम चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो गया आपका। और तीसरा काम, ये कॉमा नहीं लगाना चाहते तो इसको भी हटा दो और इसकी जगह पे बट लगा दो, येट लगा दो, सॉरी, क्या लगा दो? येट। तो या तो कॉमा लगाओ या येट लगाओ, दोनों एक साथ नहीं लगाने हैं आपको। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है? इसके सी वाले पार्ट में। चलो भाई, तो ये मैंने आपको सारे के सारे जो हैं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप ये मान के चलिए, जब मैं आपको इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।